नमस्कार, माई सेल्फ मंजीव विश्वकर्मा, फैकल्टी एट डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी, डीबीएस कॉलेज। तो आज हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट क्या होता है। तो अंडर डेवलपमेंट जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या होता है। वेरी क्लासिकल इकोनॉमिक सेंस में जब हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से क्या होता है कि डेवलपमेंट वो स्टेज होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जहाँ पर किसी भी इकोनॉमी में अवेलेबल सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन और प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। ये ऐसा स्टेज भी कहा जाता है जहाँ पर जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी इकोनॉमी में होते हैं। इसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लेबर। तो डेवलप्ड इकोनॉमी वो कही जाती है जहाँ पर जो लेबर है, जो लेबर फोर्स है, उसके अपने स्किल या इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग उसे फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब मिल जाए। या फिर कैपिटल है, कहीं पर कैपिटल आइडल ना हो, मतलब वो यूजलेस ना हो, बल्कि जितना कैपिटल हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फर्म में, किसी न किसी इंडस्ट्री में, किसी न किसी प्रोजेक्ट में या किसी न किसी प्रोडक्टिव प्रोसेस में उसका इन्वेस्टमेंट किया जाए और कंटिन्यूअस उस पर एक कैपिटल एक्यूमुलेशन, एक रिटर्न और रीजनरेटिव वेल्थ क्रिएट होता रहे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डेवलपमेंट उस सिनेरियो भी कहा जाता है जहाँ पर रिसोर्स का या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इक्वल हो, इवन हो, इनइक्वलिटीज़ ना हो, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या वेल्थ ना हो, तो उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। और चौथा पैरामीटर होता है डिफाइन करने का कि डेवलप्ड है कोई सोसाइटी या इकोनॉमी की नहीं है, होता है मार्केट करैक्टरिस्टिक का। मार्केट कितना फ्रीली एक्ट कर रहा है, फ्री मार्केट कितना है, फ्री मार्केट कंपटीशन कितना है। दूसरा चीज़ मार्केट की साइज़ कितनी है। मार्केट की साइज़ मीन्स मार्केट की साइज़ दो सेंस में, एक मार्केट में का पॉपुलेशन बेस कितना है, पॉपुलेशन बेस छोटा है या बड़ा है। दूसरा पॉपुलेशन बेस के अलावा दूसरा फैक्टर होता है कि जो लोग रह रहे हैं उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। तो ये मार्केट करैक्टरिस्टिक, मार्केट कैसा है, फ्री फंक्शनिंग है या फिर इंटरफेयर्ड मार्केट है जहाँ पर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, डिस्टॉर्टेड मार्केट है। दूसरा चीज़ क्या है, मार्केट का साइज़ कैसा है। मार्केट का साइज़ मीन्स क्या है कि मार्केट का पॉपुलेशन बेस कितना है, कितने लोग हैं मार्केट में। और दूसरा चीज़ लोग हैं, इससे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। क्या लोग ऐसा है कि फॉर एग्जांपल जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज़ होते हैं और डेवलप्ड इकॉनमीज़ के बीच में डिफरेंस ही होता है। तो एक तो पॉपुलेशन साइज़ के अकॉर्डिंग तो ये देखते हैं अंडर डेवलपिंग इकॉनमीज़, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि उस मार्केट का डेप्थ नहीं होता है। डेप्थ रिफ़र करता है, मार्केट डेप्थ रिफ़र करता है कि पॉपुलेशन जो है उनकी पर कैपिटा इनकम कैसे कितनी है, वो परचेजिंग पावर कितनी है, कितना इनकम है और उस इनकम का कितना परसेंट वो कंजप्शन पे वो एक्सपेंडिचर करते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है वो मार्केट के साइड टर्म है। जहाँ पर जितना ज़्यादा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा वहाँ पर इंडस्ट्री उतना ज़्यादा लगेंगी, वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस उतना ज़्यादा ऑपरेट होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस वहाँ उतना ज़्यादा प्रोसेस होगा। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट को रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के टर्म में देखा जा सकता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के डिप्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के टर्म में देखा जाता है। कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी कितना यूज में लाई जा रही है, आइडल नहीं है बल्कि यूज में लाई जा रही है और प्रोडक्टिव असेट क्रिएट कर रही है कंटिन्यूसली, वो डेवलपमेंट होता है। तीसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिसोर्स और वेल्थ का जनरेशन, जो जनरेटेड वेल्थ और रिसोर्स है वो कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चीज़ को डेवलपमेंट कहा जाता है। फोर्थली मार्केट साइज़ कैसा है। मार्केट फ्री फंक्शनिंग है, एक कम्पिटिटिव मार्केट है, किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन, मोनोपोलीज नहीं क्रिएट हुई हैं, क्योंकि मोनोपोलीज इनइक्वलिटीज़ को लीड करती हैं। कम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, एक ऑप्टिमल प्राइस डिटरमाइन होती है और विन विन गेम होता है फॉर द कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए। और दूसरी चीज़ की मार्केट साइज़ कैसी है। मार्केट साइज़ दो चीज़ पर डिपेंड करती है, पहला पॉपुलेशन बेस पे और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि जो वहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है उसकी परचेजिंग पावर कितनी है। तो डेवलप्ड इकॉनमीज़ के कुछ फीचर्स होते हैं। अगर हम लोग डेवलप्ड इकॉनमीज़ के फीचर की बात किया जाए तो डेवलप्ड इकॉनमीज़ का फीचर क्या होता है कि वहाँ पर कैपिटा इनकम हाई होती है। पर कैपिटा इनकम या जीडीपी पर कैपिटा या जीडीपी अकाउंटिंग जो होती है वो हाई होती है। ये इकॉनमी ऐसी होती हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, रेल, कम्युनिकेशन हो गया,
या लॉजिस्टिक्स हो गया, काफ़ी इम्प्रूव्ड और काफ़ी एडवांस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा ये इकॉनमीज़ जो होती हैं बहुत डाइवर्सिफाइड होती हैं। जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज़ जो होती हैं उसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन होता है। जो जो कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी बहुत प्रपोर्शनेटली डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और इंडस्ट्रीज़ में या मैन्युफैक्चरिंग में डिप्लॉयड होती है। मैन्युफैक्चरिंग का भी अपना डाइवर्सिफिकेशन होता है। कंस्ट्रक्शन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो गई, टेक्नोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, और सेम डिफरेंट अरेनाज हैं इवन मैन्युफैक्चरिंग के सभी जगह। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऐसे सर्विसेज बेस्ड में एजुकेशन बेस्ड सर्विसेज हो गई, टूरिज्म बेस्ड सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट बेस्ड सर्विसेज हो गई। सब जगह काफ़ी स्पेशलाइजेशन होता है और लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है उस पर्टिकुलर सेक्टर का। तो इसलिए होता है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है और यूज़ ऑफ कैपिटल होता है बहुत इफ़िशियंट होता है। तो इससे क्या होता है कि हर एक सेक्टर, चाहे एग्रीकल्चर है तो स्पेशलाइज कर रहा है, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर पे फोकस है, कुछ लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेड हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़, कुछ कैपिटल और कुछ लेबर फोर्स ऐसा है जो डेडिकेटेड है, कंटिन्यूसली ट्रेन किया जाता है हार्टिकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, स्टेपल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे ही अगर हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कुछ लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी अप्लाई की गई, जिसका मेन स्पेशलाइजेशन है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कर सके। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लेबर को अलग ट्रेनिंग की दी जा रही है, वहाँ पर अलग अलग कैपिटल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो ये स्पेशलाइजेशन होता है। यहाँ इकोनॉमीज़ में क्या होता है, डाइवर्स पर जो इकोनॉमी होती है डाइवर्स सेक्टर में डिवाइडेड होती है, और हर एक सेक्टर में जो सम ऑफ लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी होती है उस स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करते हुए उसमें एफिशिएंसी लाने की कोशिश करती है, उसमें प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार से जो डेवलप्ड इकॉनमीज वो होती हैं जहाँ पर डाइवर्स और स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। अगली चीज़ कि यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होता है, ये कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी लेड। जैसे जी अब यूएस हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पर एग्रीकल्चर में हैवी लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन है, बड़े बड़े हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेसर, इवन यहाँ पर जो खाद का, फर्टिलाइज़र का छिड़काव भी होता है वो टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इकॉनमी जैसे होती है यहाँ पर हाईली एडवांस और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज किया जाता है। ये सोसाइटी जैसे होती हैं जहाँ पर HDI इंडेक्स जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग हो गया, पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई होता है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छी होती है, वे ऑफ लाइफ अच्छी होती है। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो एक डेवलप्ड इकॉनमीज़ के पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर आगे और ब्रीफ में देखें तो डेवलप्ड इकॉनमीज़ वो होती हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर डोमिनेंट होता है, सर्विसेज सेक्टर भी डोमिनेंट होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस बहुत डिसमेंटल्ड, बहुत फैब्रिकेटेड नहीं होते हैं, बल्कि एक चेन ऑफ इकोनॉमी होती है। बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जा रही है काफ़ी लंबे स्केल पे की जाती है, काफ़ी हैवी कैपिटल लगाया जाता है, काफ़ी एक एफिशिएंट और स्किल्ड लेबर फोर्स डिप्लॉय होती है। और इकोनॉमिक स्केल का मतलब ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है, बहुत कम कॉस्ट पे मैक्स एफिशिएंटली और काफ़ी प्रोडक्टिविटी इंश्योर की जाती है। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि इस लेबर में स्पेशलाइजेशन होता है। कुछ लेबर क्लास ऐसे होते हैं जो प्योरली एग्रीकल्चर को डोमिनेटेड होते हैं, कुछ लेबर क्लास ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रीज को डोमिनेटेड होते हैं, को डिवोटेड होते हैं, कुछ लेबर क्लास ऐसे होते हैं जो इस सर्विस सेक्टर को, और उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग की दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी स्किल दी जाती है, और उसी सेक्टर में वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। अगला क्या है कि ये इकॉनमीज ऐसी होती हैं जहाँ पर क्या होता है कि अबंडेंस ऑफ, इन इकॉनमीज़ में अबंडेंस ऑफ कैपिटल होता है। ये कैपिटल स्केर्स इकॉनमीज नहीं होती, यहाँ पर काफ़ी फंड हो गया और डिफरेंट मॉनेटरी प्रोविजंस होते हैं। हर एक एंटरप्रेन्योर के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड होता है, ये किसी एक नई इंडस्ट्री को, किसी एक इन्फेंट इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वो कर सकता है। और ये इकॉनमी जैसे होते हैं, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर मार्केट साइज़ बड़ी होती है, पॉपुलेशन बेस भी ठीक होता है, और दूसरा चीज़ जो पॉपुलेशन होती है उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी भी अच्छी होती है। ये इकोनॉमीज जनरली प्रॉफिट मोटिव पर चलती हैं, बहुत कमर्शलाइज्ड होती हैं, कैपिटलिस्टिक क्लास डोमिनेट करता है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काफ़ी हैवीली इन्वॉल्व होता है, और HDI इंडेक्स इनके सही होते हैं। और ये इकोनॉमीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पर पॉवर्टी लो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है। ये
क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज मेयरली डेवलपमेंट एक इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं है, अदर डेवलपमेंट एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी है। तो जहाँ पर रूल ऑफ लॉ और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर सिनेरियोज और स्कोप ऑफ डेवलपमेंट और स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है, किसी प्रकार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, पॉलिटिकल टर्बुलेंस नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स नहीं होते हैं डेवलपमेंट के पाथ में। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट होता है जो डेवलपमेंट को ऑगमेंट करता है, डेवलपमेंट को और ज़्यादा प्रमोट करता है। इसके अलावा यहाँ पर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है। क्लासेस, सक्शनिज्म, टेररिज्म और डिफरेंट टाइप के जो पॉलिटिकल क्लासेस होते हैं, रीजनलिज्म, ऐसी चीज़ें कम होती हैं, जिससे क्या होता है काफ़ी एक स्टेबल इन्वायरमेंट होता है जिसमें डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा ये सोसाइटीज़ यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल काफ़ी हाई ह्यूमन कैपिटल होता है। ह्यूमन कैपिटल मीन्स क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, मीन्स पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन को अच्छी स्किल, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ देकर क्या होता है कि उन्हें एक कैपिटल, पूंजी के फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये सोसाइटी जैसी होती हैं जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अच्छी स्कूलिंग दी जाती है, अच्छी स्किल और वोकेशनल कोर्सेज दिए जाते हैं, हेल्थ पे फोकस किया जाता है, ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी पे फोकस किया जाता है, जिससे जो ह्यूमन रिसोर्स है काफ़ी एडवांस और काफ़ी प्रोडक्टिव लेबर कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में इमर्ज होकर आता है। ये सोसाइटी ऐसे होती हैं, इकोनॉमी जैसे होती हैं जिनका एक ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये इतने बड़े इकोनॉमिक पावर्स हैं कि वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में, तो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बहुत चाइना से आता है, और फार्मास्यूटिकल्स की जो प्रोसेसिंग होती है और जो मेडिसिन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें एक डोमिनेंट सप्लाई चेन का रोल इंडिया प्ले करता है। तो ये होता है कि ये ऐसे कंट्रीज होते हैं जो एक डोमिनेंस, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं अपनी छोटी इकोनॉमीज़ पे, छोटी इकोनॉमीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं। अगली इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक होती है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की कि यहाँ पर हाई लेवल ऑफ कंजप्शन होता है और इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर लोग कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं, बहुत कॉस्टली चीज़ें कंज्यूम करते हैं, और दूसरी चीज़ जो कंजप्शन होता है तो उन कंजप्शन की नीड्स को फुलफिल करने की इंडस्ट्रीज लगती हैं, और इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। अगला चीज़ क्या होता है, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो होता है, यहाँ पर डेथ रेट होती है वो भी कंट्रोल होता है, बर्थ रेट भी काफ़ी लो हो जाता है। इससे ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में स्टेबल सोसाइटीज़ होती हैं यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ तेज़ नहीं होता है, और फैमिली प्लानिंग होती हैं और छोटी फैमिली साइज़ होती है, ताकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके, बेसिक नीड्स और उनके बेसिक्स के बाद जो एडवांस नीड्स हैं उन सबको फुलफ़िल किया जा सके। और यहाँ पर जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बैंकिंग सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, काफ़ी डेप्थ होती है। छोटे से छोटे लोन किसानों से लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज करते हुए जो फाइनेंसिंग की जाती है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड और काफ़ी एडवांस फाइनेंशियल सिस्टम होता है। और इस सोसाइटी में जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, थेफ्ट होती है और मैनिपुलेशंस होते हैं वो भी लो होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्वायरमेंटल एक्टिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी काम पे आता है। तो ये सब डायमेंशंस हैं जो कोई डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कवर करता है। तो अगर हम बात करें डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का, तो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ क्या हैं, इसको लेकर बड़ा डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट आउटलुक दिया, डिफरेंट थ्योरेटिकल प्रपोजिशंस दिया कि हम कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल रेगनर नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज जो हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरीज थे। इनका ये मानना था, इन्होंने 2 पैरामीटर्स दिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को डिफाइन करने का। पहला पैरामीटर था कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जैसी इकोनॉमीज होती हैं यहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल होता है। कैपिटल क्या होता है कि वो वेल्थ होता है, वो एसेट जनरेटिंग वेल्थ होता है, जिसको इन्वेस्ट किया जाए तो एसेट से कुछ रिटर्न हो। तो ये सोसाइटीज़ जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, यहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल होता है। यहाँ पर पॉपुलेशन और रिसोर्स अबंडेंस होता है, लेकिन पॉपुलेशन और रिसोर्स को रीप्लेनिश करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इन्हांस करने के लिए जिस मनी की या जिस फंड की आवश्यकता होती है वो कैपिटल कहा जाता है। उस कैपिटल की बहुत डर्थ होती है, बहुत डिफिशियंसी होती है। इसलिए इन इकोनॉमीज़ में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया,
रेवेन्यू जनरेटिंग या एसेट क्रिएटिंग प्रोजेक्ट नहीं कैरी आउट किए जा पाते हैं। पहली चीज़ तो हो गया भाई स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। दूसरी चीज़ इन्होंने मार्केट साइज़ की बात किया था। इनका ये मानना था कि जो डेवलपिंग इकॉनमीज होती हैं इनका मार्केट साइज़ कम होता है। मार्केट साइज़ दो टर्म में कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये छोटी इकॉनमीज़ होती हैं क्योंकि पॉपुलेशन बेस छोटा होता है, या ये हो सकता है कि इन इकोनॉमीज़ में जो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा भी है तो परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम है, परचेजिंग पावर पैरिटी या कैपेसिटी कम है, क्योंकि यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम कम होती है, इसलिए इनकी परचेजिंग पावर कम होती है। जब परचेजिंग पावर कम होती है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और बहुत एडवांस इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए इकोनॉमीज़ अंडर डेवलप्ड हो जाती हैं। तो रेगनर नस का यही कहना था कि पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी का अंडर डेवलप होने का कि वहाँ पर कैपिटल की स्कार्सिटी होती है, और कैपिटल की स्कार्सिटी के लिए वहाँ पर स्मॉल मार्केट डेवलप होता है, और इससे कहते हैं वो अंडर डेवलप इकोनॉमीज होती हैं। अगला जो थ्योरी है, अगली थ्योरी मिड्राल ने दिया था। मिड्राल ने क्युमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी दिया था। इनके हिसाब से यहाँ पर क्या है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज वहाँ वो होती हैं जहाँ पर एक कुमुलेटिव कॉजेशन होता है पावर्टी की विशेष साइकिल क्या आती है, कुछ इकोनॉमी को जकड़े रहती है पावर्टी के परपेचुइटी में। यहाँ इन इकोनॉमीज में क्या होता है कि पावर्टी होती है, पावर्टी से क्या होता है कि कैपिटल कम होता है, पावर्टी से क्या होता है वेल्थ कम होता है, वेल्थ से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होता है। जब एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होता है तो फिर से पावर्टी रीइंफोर्स होती है। तो ये इकोनॉमी जैसे होते हैं जहाँ पर हाई लेवल ऑफ पावर्टी होता है और रीजनल इनक्वलिटीज़ होती है। और वो रीजनल इनक्वलिटी और पावर्टी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। सोशल स्ट्रक्चर मतलब वहाँ हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस को हिंडर करती हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, करप्ट गवर्नमेंट्स होती हैं। इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया कि वहाँ पर सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज़ अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, इसलिए अंडर डेवलप्ड या अनसेगमेंटेड या जो स्पेशलाइजेशन इकोनॉमीज में आना होता है बाई क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज़ वो नहीं आ पाता। इसलिए यहाँ पर पावर्टी और इनइक्वलिटी परपेचुअल रहती है और वो ग्रोथ को रोकती है। फिर तो इनका ये मानना था कि जो क्युमुलेटिव कॉजेशन है पावर्टी का, वही क्या होता है किसी एक समाज को या किसी एक इकोनॉमी को बैकवर्ड रखती है और उन्हें अंडर डेवलप बनाती है। तीसरी बड़े स्कॉलर आते हैं, रोस्टो हैं। रोस्टो ने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ने बताया कि वो सोसाइटी के एवोल्यूशन में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ट्रांजिशन में ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होते हैं या फिर वो प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। इन्होंने 5 स्टेज बताया था। इन्होंने बताया कि पहला 2 स्टेज जो है उन 2 स्टेज में आने वाली इकोनॉमीज़ को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहा जाता है। ये तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर जो ट्राइबल ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं जो प्योरली या तो हंटिंग गार्डनिंग पे बेस्ड होती हैं या एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती हैं, या प्री कंडीशन टू टेक ऑफ जहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं लेकिन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियोज कम हैं। एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो के बाद क्या होता है कि वहाँ के लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है क्योंकि उनकी लो इनकम है, और ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं और लिमिटेड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। तो वही रोस्टो ये मानते हैं कि जो 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं उनमें से पहले 2 स्टेज, पहला स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी और दूसरा प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। ये सोसाइटी ऐसे होती हैं जिन्हें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहा जाता है। और दूसरा जो होता है जब हम जो ट्रेड ऑफ का फेज आता है, फेज ऑफ ट्रेड ऑफ हो गया, उस स्टेज पर डेवलपिंग इकोनॉमी होती है। और दूसरा लास्ट में होता है कि सोसाइटीज ऑफ हाई मास कंजप्शन, ये सोसाइटीज डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं। तो दोस्तों के हिसाब से जो 2 स्टेजेस होती हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी और प्री कंडीशन टेक ऑफ, ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं। अगले इंपॉर्टेंट थेरिस्ट आते हैं जो अंडर डेवलपमेंट को समझाते हैं। ये हैं एंड्रे गुंडर फ्रैंक हैं। ये डिपेंडेंसी थेरी को पॉस्टुलेट करते हैं। डिपेंडेंसी थेरी एक ऐसी थेरी है, उनका यह मानना है कि जो इंटरनेशनल या नेशनल इनइक्वलिटीज़ भी हैं, रीजनल इक्वलिटीज़ हैं, उनके पीछे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि कोई रीजन या कोई कंट्री कोर होता है पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, और कुछ पेरीफेरीज होती हैं। तो जो डेवलप्ड होते हैं या जो कोर होते हैं, कोर डेवलप्ड रीजन होते हैं, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन होते हैं, हाईली अर्बनाइज्ड रीजन होते हैं। और जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है वो क्या होता है कि हिंटरलैंड या पेरीफेरी के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशंस होता है।
तो इन्होंने ये जो थ्योरीज थी ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बनी। उन्होंने बताया कि जो अंडर डेवलपमेंट है किसी एक रीजन का, जो करंट स्टेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट है रीजन का, ये ऐसा नहीं कि वो केवल रिसेंट फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही हिस्टोरिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने देखा कि जो अफ्रीका और एशिया की बहुत सी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, उनके पीछे फैक्टर ये रहा है कि उन कंट्रीज़ को, जो कोर कंट्रीज़ हैं, मतलब डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ने काफ़ी एक्सप्लॉयट किया हिस्टोरिकली, 200 साल 300 साल कॉलोनाइज़ किया, उसके ऊपर उन्होंने इम्पीरियलिज्म इस्टेब्लिश किया, और उसके जरिए जो पेरिफेरल कंट्रीज़ हैं, जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थे, इनके रिसोर्स को, इनके लेबर रिसोर्स को, इनके कैपिटल रिसोर्स को, इनके नेचुरल रिसोर्स को इन्होंने एक्सप्लॉयट करके अपना डेवलपमेंट किया और इन्हें बैकवर्ड क्या, इनको और इम्पावरी से करते गए। तो ये थ्योरी है एंड्री गुरनार की। तो इनका मानना था कि हिस्टोरिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उसके ज़रिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। अमर्त्य सेन का अगला कंसेप्ट है कि अंडर डेवलपमेंट क्यों होता है। अमर्त्य सेन के हिसाब से है कि अंडर डेवलप्ड वो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ नहीं डेवलप हो पाती हैं। ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं? ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं कि इंडिविजुअल कोई इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल प्रोसेस कर सके जिससे वेल्थ जनरेट हो, सेटिस्फैक्शन जनरेट हो। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज वहाँ पर होती हैं जहाँ पर कैपेबिलिटीज डेवलप आती हैं। इनका प्री कंडीशन होता है कैपेबिलिटी डेवलप होने के लिए। कैपेबिलिटी किसी सोसाइटी में तभी डेवलप होती है जब उस सोसाइटी में फ्रीडम हो और दूसरी से जस्टिस हो। जब तक सोसाइटीज़ में फ्रीडम और जस्टिस लैक करेगा तो उस सोसाइटी में कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगा। और फंक्शनिंग जो होती हैं सोसाइटी में, जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक और सोशल लाइफ स्टाइल में ट्रांसलेट नहीं हो पाती हैं। तो फ्रीडम और जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए। जो सोसाइटीज़ में फ्रीडम, जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सोशल नाम्स गड़बड़ होते हैं, सोशियो कल्चर नाम्स बहुत बैकवर्ड होते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल या सोसाइटी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाती है, क्रिएटिविटी नहीं आती है और उनके पास अपनी एजेंसी नहीं आती है। इनजस्टिस क्या होता है? सोसाइटीज़, जनरली ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ बहुत हायरार्कल होती हैं। वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, रीजन, इनके नाम पे एक सबऑर्डिनेशन, एक हायरार्की होती है। वो हायरार्की कंटिन्यूसली क्या करती रही है पर हिस्टोरिकली, एक इनजस्टिस परपेचुएट करती रही है अपने लोअर लैडर पे। तो जस्टिस ये इंपॉर्टेंट है कि जो सोसाइटी में अनइक्वल हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं और वल्नरेबल्स हैं, जस्टिस का प्रिंसिपल ये बोलता है कि उन्हें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, एक इक्विटी इंश्योर किया जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट प्रोविजंस और गवर्नमेंट के अफर्मेटिव एक्शंस के जरिए उनके साथ जस्टिस किया जाए। इन सब से क्या होता है, सोसाइटी में या इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज डेवलप होता है और वो फिर क्या होता है कि वो फिर प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करता है। तो ये इनकी थ्योरी थी अमर्त्य सेन की। अगली थ्योरी है हिसरमैन की। तो हिसरमैन एक अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी इन्होंने दिया था। इनका ये मानना है कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं उनकी करैक्टरिस्टिक ये होती है कि यहाँ पर अनबैलेंस ग्रोथ सिनेरियो डेवलप होता है। अनबैलेंस ग्रोथ सिनेरियो से मतलब ये है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं सब वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होती हैं। किसी मतलब एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, या तो ऐसा होगा कि बायस्ड होंगे। यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोसेस बड़े बायस्ड होते हैं कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट फोकस एग्रीकल्चर पे होगा, या फिर पूरा का पूरा गवर्नमेंट फोकस सर्विस पे होगा, या पूरा का पूरा गवर्नमेंट फोकस इंडस्ट्रीज पे होगा। जो डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है कि जो वो इकोनॉमिक इफिशियंसी नहीं आ पाती, वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? उन्होंने कारण ये बताया कि स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमीज का नेचर ये होता है कि ये फंड और कैपिटल स्कार्स सोसाइटीज होती हैं। जैसे हमने देखा था नक्स का, एक फंड और कैपिटल स्कार्स। गवर्नमेंट यहाँ पर जनरली डिफिसिट फाइनेंसिंग करती है, उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि सभी सेक्टर पे बैलेंस इन्वेस्टमेंट कर सकें, बैलेंस एक्सपेंडिचर कर सकें। इसलिए वो किसी एक सेक्टर को प्रायोरिटाइज करती हैं। उससे क्या होता है, अनइवन सिनेरियो ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ स्टार्ट होता है। और कंटिन्यूअस क्या होता है कि एक परपेचुइटी बनी रहती है अंडर डेवलपमेंट का। तो ये इनको नहीं पता। फिर हान सिंगर, एक जोग्राफर आते हैं हान सिंगर। इनका ये मानना था, तो एक हाइपोथेसिस दिया, डिपेंडेंसी थ्योरी को सपोर्ट ये भी करते हैं इन्होंने। इनमें प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस था। इनका ये मानना था कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज वो होती हैं जो अपने, अगर हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज का नेचर इससे समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेड करती हैं वो इकोनॉमी अंडर डेवलप कही जाएगी जिसका ट्रेड या एक्सपोर्ट डोमिनेट करता है प्राइमरी गुड्स से।
ये ऐसी इकोनॉमीज होती हैं जो कुछ एक्सपोर्ट करती हैं, जिस चीज़ का ट्रेड करती हैं, वो मोस्टली क्या होता है प्राइमरी गुड्स होती हैं, और सेकेंडरी या टर्सरी गुड्स के लिए या कैपिटल और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए ये दूसरों पर कंटिन्यूसली डिपेंडेंट रहती हैं। जैसे जैसे ही किसी भी इकोनॉमी के एक्सपोर्ट बास्केट में सेकेंडरी और टर्सरी गुड्स मतलब कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का प्रपोर्शन या शेयर बढ़ने लगता है, तो वो फिर डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमीज में ट्रांजिशन कर जाता है। तो हमें इनके कंपोजिशन से जब इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं इकोनॉमीज, तो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं जनरली प्राइमरी गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स हो गई और नेचुरल रिसोर्सेज, इसी का एक्सपोर्ट करती हैं। और जबकि इंपोर्ट के लिए ये इंपोर्ट डिपेंडेंट होती हैं, यहाँ ये अदर कंट्रीज़ पे इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स के लिए डिपेंडेंट होती है। तो कमोडिटी और ये ऐसे कंट्रीज होते हैं जहाँ के जो मार्केट होते हैं, मार्केट में इन कमोडिटी इवन प्राइमरी गुड्स की कमोडिटी में बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं। कभी क्या कहते हैं कि ये उस प्राइमरी गुड्स का ओवर प्रोडक्शन कर दिए तो वो फिर क्या होता है कम प्राइस में नहीं बेचना होता है, कभी अंडर प्रोडक्शन कर दिए तो उनकी ही इकोनॉमी फिर इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को फेस करती है। तो हांस सिंगर का ये मानना था कि किसी एक इकोनॉमी के अंडर डेवलपमेंट नेचर को समझना है तो हम उसके एक्सपोर्ट बास्केट को समझें। अगर उसके एक्सपोर्ट बास्केट में ज़्यादातर कमोडिटीज ऐसी हैं जो प्राइमरी गुड्स हैं, तो वो कही जाएंगी कि वो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है। इसके अलावा अगले आते हैं कुछ स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज आती हैं, जिनमें से लेविस है, आर्थर लेविस ने डुअल सेक्टर इकोनॉमी कहा। बोला कि वो इकोनॉमीज़ अंडर डेवलप्ड कही जाती हैं जहाँ पर इकोनॉमी बहुत डुअल नेचर की होती है। डुअल नेचर इन द सेंस कि जहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का बराबर प्रपोर्शन हो और लेबर और कैपिटल का डिप्लॉयमेंट दोनों में इक्वल ही हो। मतलब कि यहाँ पर 50% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व है और 50% लेबर फोर्स क्या है इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। तो ऐसी इकोनॉमीज़ अंडर डेवलप रहती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में जब इतना बड़ा लेबर फोर्स एम्प्लॉय होगा तो उनकी एफिशिएंसी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। एम्प्लॉयमेंट अप टू द मार्क नहीं होता है, इतनी लेबर एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से लेबर को जॉब नहीं मिल पाती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है और फिर वो उतना इनकम नहीं जनरेट कर पाता है। तो ये ऐसे कैटेगराइज होती हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के सेक्टर होते हैं, एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर वो भी डोमिनेंट होता है और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है वो भी धीरे शुरुआत होता है। जब कोई इकोनॉमी फुल्ली मॉडर्न और इंडस्ट्रियलाइज हो जाती है तो ट्रेडिशनल और एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर ऑफ जीडीपी भी रिड्यूस हो जाता है और दूसरा उसमें जो लेबर डिप्लॉय होता है या जो उसमें लेबर एम्प्लॉयमेंट होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इनका यही मानना था। अगले थेरिस्ट आते हैं ट्रेविस ने माना कि हम किसी भी इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड के पैरामीटर होते हैं कि वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसी है और उनका पर कैपिटा इनकम कैसा है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट जोग्राफर्स थे जिन्होंने किसी एक रीजन में के डेवलप्ड होने या अंडर डेवलप्ड होने के पीछे के फैक्टर बताए। और अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज़ कौन सी होती हैं, उनके कौन कौन से फैक्टर हैं। किसी ने बोला कि लैक ऑफ कैपेबिलिटी हो गया, किसी ने बोला कि हिस्टोरिकल प्रोसेस हो गया, किसी का मानना है कि अनबैलेंस नेचर ऑफ डेवलपमेंट का सिनेरियो हो गया, किसी का मानना है कि जो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पर एक प्राइमरी गुड्स पर डिपेंडेंट होती हैं। तो ये सब सिनेरियो है। अगर हम थेरीज़ की बात करें, एक ओवरव्यू लें कौन कौन सी थेरीज अभी तक डेवलप हुई हैं, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस थेरीज़ का ओवरव्यू। तो एक कॉलोनियल या एक्सप्लॉयटेशन थेरी है। इस थेरी का ये मानना है कि किसी भी जगह पर अंडर डेवलपमेंट के पीछे हिस्टोरिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली वो किसी कंट्री द्वारा कॉलोनाइज किए जाते हैं और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके वो कंट्री मदर कंट्री जो होती है वो अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करती है और उन्हें सबऑर्डिनेट बना देती है। दूसरी थेरी है नियो क्लासिकल थेरीज जो हैं। नियो क्लासिकल थेरी ये बोलते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वहाँ पर कैपिटल का साइज है कि नहीं है, कैपिटल का डिप्लॉयमेंट किस सेक्टर में किया जा रहा है, किस सेक्टर में नहीं किया जा रहा है, फिर वहाँ पर मार्केट साइज कितनी बड़ी है, लेबर फोर्स स्किल्ड है कि नहीं स्किल्ड है। तो ये सब कुछ सिनेरियो जो होते हैं डिसाइड करते हैं कि कहीं पर अंडर डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। वर्ड सिस्टम थेरी डिपेंडेंसी थेरी का ही एक फॉर्म है। तो ये मानना है कि क्यों रीजन में या इंटरनेशनल सिस्टम में चीज़ें ऐसे ऑपरेट होती हैं, कुछ कंट्रीज होती हैं जो कोर होती हैं, कुछ कंट्रीज होती हैं पेरीफेरी। तो कोर जो कंट्रीज होती हैं वो पेरीफेरी से प्राइमरी गुड्स एंड सर्विसेज लेती हैं और वो सेकेंडरी गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक प्रकार का सबऑर्डिनेशन और डिपेंडेंस क्रिएट करती हैं
इन इकोनॉमीज़ ये कंटिन्यूसली प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व रहती हैं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और सर्विसेज सेक्टर पे ट्रांजिशन नहीं कर पाती हैं। फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी है। मार्क्सिस्ट थ्योरी यही मानना है कि अंडर डेवलपमेंट के पीछे क्या है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है वो इतना एक्सप्लॉयटेटिव होता है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहता है। तो बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं जो अंडर डेवलप जाते हैं, बहुत से ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनका एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो कैपिटलिज्म जरूरी नहीं है कि जो कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमेशा डेवलप्ड सोसाइटी की तरह लीड करे। हाँ, ये कहना सही है कि ये कुछ हद तक सही है कि जो डेवलप्ड इकॉनमी से ज़्यादातर कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को प्रेफर करती हैं, लेकिन कैपिटलिज्म हर जगह डेवलप्ड इकॉनमी की सिनेरियो को ले जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर कैपिटलिज्म कंट्रोल नहीं है, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं इंश्योर किए जा रहे हैं, तो वो इनइक्वलिटीज़ क्रिएट करता है, पावर्टीज़ क्रिएट करता है, सबऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी है। डिपेंडेंसी थ्योरी वही है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं वो कोर में होते हैं, डेवलपिंग इकॉनमीज़ होती हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं वो पेरिफेरी पे होते हैं, और जो अंडर डेवलप इकॉनमीज़ होती हैं वो डेवलप इकॉनमीज़ पे ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और ये डिपेंडेंसी क्या होती है, उन्हें कंटिन्यूसली सबऑर्डिनेट करके रखती है, और वो एक परपेचुइटी में रहते हैं अंडर डेवलपमेंट के विशेष साइकिल के। अनइक्वल एक्सचेंज थ्योरी क्या है कि जो डेवलप इकॉनमीज़ हैं वो जनरली क्या होता है कि वो जो अंडर डेवलप इकॉनमीज़ हैं उनसे प्राइमरी गुड्स, रॉ मटेरियल्स लेंगे, अपने यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे और फिर फिनिश प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। वो कभी टेक्नोलॉजी, कभी कैपिटल का ट्रांसफ़र नहीं करते हैं अंडर डेवलप इकॉनमीज़ को। इसलिए ये जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज अनइवन होता है। डेवलप्ड इकॉनमीज़ जो होती हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्किल पर काफ़ी कंट्रोल और डोमिनेंस रखती हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ को नहीं देने देती हैं। इससे क्या होता है, दूसरी कंट्री जो अंडर डेवलप इकॉनमीज़ होती हैं वो कंटिन्यूसली अंडर डेवलप्ड ही रहती हैं और डेवलप्ड इकॉनमीज़ उनका ग्रोथ होता ही जाता है। कल्चर एक्सप्रेशन थ्योरी, कुछ सोशियो कल्चर नाम सोचते हैं सोसाइटीज़ को, जो क्या करते हैं कि वो एक ऑब्स्टिकल होते हैं ग्रोथ या डेवलपमेंट के सिनेरियो में। जैसे कल्चर नाम्स क्या हो जाता, कल्चर नाम्स कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो जिनका इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का हो सकता है कि अगेंस्ट करें, या फिर कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर लेबर फोर्स इतना क्रिएट नहीं हो पाता, जैसे कास्ट हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजन के बेसिस पे जो सबऑर्डिनेशन, डिफरेंशिएशन और एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं, जो डिविजन्स होते हैं, उससे पूरा ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंट और कैपिटल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। वीमेन का पार्टिसिपेशन लो होना, एक हायरार्की क्रिएट करना, ये सब कुछ लोकल रीजनल फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट के ग्रोथ और पैटर्न को बहुत हिंडर करते हैं। अगला है लैक ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन। कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं जहाँ पर कैपिटल एक्युमुलेशन के सिनेरियोज नहीं होते, वहाँ पर कैपिटल नहीं होते हैं, वेल्दी क्लास नहीं होता है, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होती हैं, बजट्स नहीं होते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो स्केर्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ पर रिसोर्स नहीं होते हैं। जब रिसोर्स नहीं होते हैं, फंड नहीं होता है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को कैरी आउट नहीं कर पाती हैं। इसलिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट होता है, इनकम नहीं जनरेट होती है और मार्केट हमेशा स्लगिश और अंडर डेवलप बना रहता है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी, कभी क्या होता है कि अंडर डेवलपमेंट जो होता है, ये डिटर्मिनिस्ट थ्योरी, जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थ्योरी, ये ज्योग्राफी की थ्योरी है, इनका ये मानना है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस ही ऐसे होते हैं, कहीं पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेसिपिटेशन, जो अफ्रीका वाले रीजन में, ये कंट्रीज़ डेवलपमेंट प्रोसेस को इसलिए काफ़ी तेज़ी से नहीं कर पाते हैं क्योंकि सुटेबल क्लाइमेट नहीं होता है, सुटेबल सॉइल नहीं होती, वेजिटेशन नहीं होता है, वहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। क्लाइमेट ही या इन्वायरमेंट ही डिफरेंट टाइप का फिजिकल और ह्यूमन हिंड्रेंस क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि सोसाइटीज़ का या इकोनॉमीज़ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गई। दूसरा चीज़, अगर टेम्परेचर हाई है, अगर वहाँ पर रैनफॉल एक्सेसिव हो रही है, तो लोगों के पास टाइम नहीं होता है और स्पेस नहीं होता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल या प्रोडक्टिव प्रोसेस को वो ऑपरेट कर सकें। तो इंस्टीट्यूशनल थ्योरी जो बताती है कि जो कंट्रीज़ या जो नेशंस वीक इंस्टीट्यूशंस रखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, करप्शन रैम्पेंट होता है। तो गवर्नमेंट के बीच में और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में एक नेक्सस होता है। इससे क्या होता है, पावर्टी, करप्शन, हंगर इंक्रीज करता जाता है, वहाँ पर इनकम इनइक्वलिटी बढ़ती जाती है, रीजनल इक्वलिटी बढ़ती जाती है, और वो सोसाइटी परपेचुअली एक अंडर डेवलपमेंट के नेट में फंसा रहता है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल प्रोपोजिशंस थे जो ये बताते हैं कि किसी भी जगह पर अंडर डेवलपमेंट क्यों होता है और क्यों बना रहता है। अगली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज़ के। अभी हमने देखा डेवलप्ड इकॉनमीज़ क्या होती हैं और डिफरेंट
जोग्राफर्स ने या डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अंडर डेवलपमेंट फिनोमिना को कैसे डिफ़ाइन किया। फिर हमने देखा कि जो कुछ थेरीज़ हैं जो अंडर डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करती हैं वो कौन कौन सी थेरीज़ हैं।